चलो सब यहाँ पे ध्यान दो। तो भैया इससे पहले आप हम लोग को जो समझाएं उसमें सीन ये रहा कि जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज होता है, उसको अपना जिम्मेदारी से क्या होता है, मुक्त होता है, और उसका आप बहुत सारा तरकीब बता रहे थे, राइट। उसमें से आप बोले रिवोकेशन, जिसमें बोले कि श्योरिटी के साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल माना जाएगा। कब? जब श्योरिटी मर गया या फिर वो नोटिस दे दिया या फिर वो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फिर आप बोले कि कंडक्ट ऑफ द पार्टी, स्पेशली कौन, प्रिंसिपल, कौन, क्रेडिटर। जैसे कि क्रेडिटर बिना श्योरिटी को बताए कोई वेरिएशन कर दिया टर्म्स में, यानी कि चेंजेस कर दिया, या फिर प्रिंसिपल डेटर को बोला टाटा बाय बाय, तुम पैसा मत देना, श्योरिटी से समझ लेंगे, ऐसे चलेगा नहीं। या फिर सिक्योरिटी का लॉस हुआ था, स्टॉक का लॉस हो गया था, एसबीआई के पास रखा हुआ था, जल गया था, या फिर सेटलमेंट कर लिया हम प्रिंसिपल डेटर से, तो क्या मेरा जिम्मेदारी श्योरिटी का कुछ होगा? या फिर क्रेडिटर जो है राइट ऑफ श्योरिटी इंपेयर कर दिया, ये हम लोग थोड़ी देर में भी देखेंगे, ठीक है। 4 तक सीखे थे, यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बना लेकिन इनवैलिड माना जाएगा। क्यों? मानो वो मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो। भैया इसका क्या मतलब है कि वो मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो? मानो सी जो है वो पी को एक एसी बेचा, क्या बेचा? और ये बोलकर बेचा कि वो कॉपर का बना हुआ है, जबकि वो एल्यूमिनियम का बना हुआ था। अब एस दे दिया गारंटी, ठीक है, एस श्योरिटी बन गया। मानो तुम लोग ए है और तुम लोग बी है, ए बी को माल बेचा, बी बोला कॉपर का है, ए बोला हाँ, लेकिन असलियत कुछ और था। अब हम ए को गारंटी दिए कि ए अगर कोई भी दिक्कत होगा ना तो हम देख लेंगे, ठीक है। कल को अगर तुम लोग पैसा नहीं देगा, बी ए को पैसा नहीं देगा, तो क्या हम जिम्मेदार होंगे? नहीं, क्योंकि इन लोग में तो मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, और जब मिसरिप्रेजेंटेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है कि वॉइडेबल होता है? तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। क्या श्योरिटी अपना जिम्मेदारी से मुक्त हो गया? हाँ, श्योरिटी तो जिम्मेदारी से मुक्त है। जब तुम ही सही चीज नहीं बेचा तो हम तुमको काहे पैसा दे भाई? तुम मुझसे समझो अब क्या करना है नहीं करना है। तो भैया मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम वाला लायक तो पैसा दिलवा देना चाहिए ना, क्वांटम मेरियट वाला, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट एट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी होता है तो सेक्शन 19 आता है ना कि क्या करना है नहीं करना है, तो वहां देखा जाएगा। समझ रहा है बात को? ठीक है। इसके बाद गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट। इसका मतलब क्या होता है? कंसील का मतलब छुपाना। अगर क्रेडिटर साइलेंस के द्वारा कोई बात को छुपा के कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या वो बाद में श्योरिटी से पैसा मांग पाएगा? नहीं। आप जब धोखाधड़ी करके पैसा उसको माल बेचे तो आप पे केस करेगा, आप किस चीज का पैसा मांग रहे हो, ठीक है। देखो ए जो है वो बी को क्लर्क बनाया, ठीक है, ए इंगेजेस बी एज क्लर्क। तो ए बी को क्या बनाया? क्लर्क। क्लर्क का काम क्या होता है? पैसा जमा लेना। बी जो है कुछ ट्रांजैक्शन का कुछ पैसा जमा लिया था, उसका हिसाब किताब नहीं दे पा रहा है। तो ए बोला कि अरे बी, तुम हमको चोर आदमी लग रहा है, तुम हमको काम करो लेकिन कुछ सिक्योरिटी दो कि तुम सच बोलता है। तो बी लेकर आया किसको पता है? सी को। सी बोला अरे हम बी को जानते हैं, बी अच्छा आदमी है, ये बदमाशी नहीं करेगा, और सी क्या दे दिया? गारंटी दे दिया। किसके वास्ते? बी के वास्ते। किसको दिया? ए को दिया। अब सी जब गारंटी दिया, ए डज नॉट अक्वेंट सी विथ बीस प्रीवियस कंडक्ट, ठीक है, सी गिव्स गारंटी फॉर बीस ड्यूली अकाउंटिंग, ए डज नॉट अक्वेंट सी विथ बीस प्रीवियस कंडक्ट, बी आफ्टरवर्ड मेक डिफॉल्ट, द गारंटी इज इनवैलिड। एक सेकंड, ए डज नॉट अक्वेंट, अक्वेंट का मतलब क्या था याद है? नॉलेज। तो ए सी के नॉलेज के, ए डज नॉट अक्वेंट सी। अच्छा एक बात बता हमको, ए अगर सी अगर गारंटी दिया किसको? ए को, और इस बारे में बी को पता नहीं है, क्या वो गारंटी वैलिड होगा? नहीं। अरे जब डेटर को पता ही नहीं है कि उसके लिए कौन गारंटी दे रहा है तो फायदा है उस गारंटी का, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इनवैलिड। ए डज नॉट अक्वेंट सी विद बीस प्रीवियस कंडक्ट, बी से पूछ के गारंटी नहीं लिया है तो गारंटी वैलिड होगा कभी? यहाँ पे हम लोग क्या सीखे? हाँ, बी से नहीं पूछा। हाँ, बी को पता है। मानो तुम लोग मेरे से माल खरीदा, तुम लोग को हम बोले पैसा दो, तुम लोग बोले भैया पैसा नहीं है, हम गए तुम्हारे गार्जियन से गारंटी लेने के लिए, तुमको पता ही नहीं है उस बारे में, क्या वो गारंटी कभी वैलिड होगा? नहीं भैया, डेटर को पता होना चाहिए कि उसका गारंटर कौन है। समझ रहा है बात को? अब देखो, ए गारंटी किया सी को,
कि वो जो भी आयरन खरीदेगा, ठीक है, पेमेंट फॉर आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी फॉर द अमाउंट ऑफ 2 लाख टन, 2 लाख टन के हिसाब से, ठीक है। बी और सी प्राइवेट अरेंजमेंट कर लिया। यहीं पर समझ में आ गया आंसर क्या होगा। क्या प्राइवेट अरेंजमेंट अलाउड है? चलता है क्या कि श्योरिटी को कुछ नहीं पता हम लोग देख ले, या फिर डेटर को कुछ नहीं पता हम लोग देख ले? नहीं चलता, ठीक है। और लास्ट में बोला गया गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल को श्योरिटी जॉइंस। यही बात हम लोग याद है लास्ट क्लास पढ़े थे, को श्योरिटी, और हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। देखो, सी नाम का एक बंदा है और वो पेमेंट लेने वाला था, किससे? पी से। ये ट्रांजैक्शन के लिए 2 बंदा बोला हम लोग पैसा देंगे, लेकिन कंडीशन था, ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। S1 बोला हम पैसा दे देंगे, लेकिन जब S2 भी साथ में देगा तब। अब जब तक S2 पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा, S1 भी नहीं देगा। अगर C केस करेगा तो किस पे करेगा? दोनों पे कर देगा, दोनों पे करेगा। है तो दोनों एक ही आदमी ना इसके नजर में। C को तो पैसा चाहिए, जॉइंट प्रॉमिस है, लेकिन S1 कब तक रुकेगा? अगर वो कंडीशन रखा है कि S2 के आने के बाद ही हम पैसा देंगे, तो वो तब तक रुक सकता है, ठीक है। S2 अगर पैसा नहीं देगा तो, S2 अगर बोल रहे हैं पैसा नहीं देंगे, तो क्या S1 का कंसेंट वैलिड माना जाएगा? श्योरिटी नहीं। तुम समझो, हम तुम लोग को बोले कि भाई हम गारंटी दे देंगे किसी बात का, अगर रश्मि मैम भी बोले तो, और रश्मि मैम ना बोली, क्या मेरा गारंटी वैलिड रहा? सेम चीज हुआ, सेम चीज हुआ। तुम उनके पास कंसेंट लेने के लिए गया और वहां से ना मिला, तो मेरा गारंटी भी इनवैलिड। उनसे कंसेंट लेता, हाँ मिलता, मेरा गारंटी वैलिड माना जाता। ये चीज समझ में आ रहा है? क्लियर है? वेरी गुड। अब बढ़े आगे। भैया एक बात बताइए, अभी सब जो आप हम लोग को समझाएं, ये क्या था? ये था डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। एक श्योरिटी अपना चिंता से मुक्त कब होता है, उसका सारा चीज हम लोग सीख लिया। अब समझो राइट्स ऑफ अ श्योरिटी। एक श्योरिटी के पास क्या क्या हक है? देखो, श्योरिटी के सामने जनरली 2 पार्टीज होते हैं, एक जो उधार देगा यानी कि क्रेडिटर, एक जो उधार लेगा यानी कि डेटर। अच्छा, बहुत बार को श्योरिटी भी होते हैं। हमारे केस में हम और रश्मि में मिल के गारंटी दी है, तो हम लोग कौन हो गए? को श्योरिटी। तो तीनों के केस में हम लोग को अलग अलग सिस्टम समझाएगा। देखो, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, पहले इसका एग्जाम्पल करेंगे, फिर ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। राजू जो है वो लोन लिया, किससे? कैनरा बैंक से। और पप्पू जो है वो गारंटी दिया कि हाँ भाई कैनरा बैंक सुन, राजू पैसा नहीं दे पाएगा तो पैसा हम दे देंगे। हाँ, there was a condition that if Raju does not repay the loan within time, bank can auction his property by giving a 15 days notice to whom? To Raju. Due date आया, राजू पैसा नहीं दे पाया, पप्पू श्योरिटी है ना, he has to repay the loan। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। पप्पू can take the house from bank and has right to auction the house by giving 15 days notice। समझो ना यहाँ पे क्या हो रहा है। पैसा कौन लिया? कैनरा बैंक उधार दिया, किसको? इन लोग के बीच में एक बात हुआ था। क्या बात? कि राजू सुन, अगर तुम टाइम पे पैसा नहीं देगा तो 15 दिन के अंदर अंदर हम क्या कर देंगे? तेरा घर का नीलामी कर देंगे, ठीक है। अब ये इसका गारंटर कौन बना था? पप्पू। और ये पप्पू पैसा दे दिया। सवाल उठता है, ये बात तो हुआ था राजू और कैनरा बैंक के बीच में, क्या पप्पू भी घर का नीलामी कर सकता है? हाँ कर सकता है। श्योरिटी कहां से श्योरिटी पैसा लेगा? फिर हम तुमको बोले ना, अरे राजू के लिए पप्पू गारंटी दे रहा है, बदले में पप्पू को क्या मिलेगा? बदले में पप्पू को यही मिलेगा कि देख पप्पू, तुम कैनरा बैंक को एक बार पैसा दे, बाद में तेरे पास पूरा हक है राजू से पैसा लेने का, और जिस टर्म्स पे ये लोग राजी हुआ है वो टर्म्स भी तुम अप्लाई करवा सकता है। मतलब अब क्रेडिटर कौन बन जाएगा राजू के लिए? पप्पू बन जाएगा। समझ रहा है बात को? हाँ, वो चाहे तो जैसा चाहे राजू से बात कर सकता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। पप्पू और राजू के बीच में ये टर्म्स चेंज हो सकता है, बट क्या राजू और कैनरा बैंक के बीच में बिना पप्पू के कंसेंट के होता? समझ में आ रहा है बात? चलो, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू, अच्छा रुको, ये तो हम तुम लोग को बताएं क्या हुआ। अब समझो, सबरोगेशन करके एक टॉपिक है, इसके ऊपर एग्जाम में धाए से सवाल पूछ लेते हैं। व्हाट इज सबरोगेशन? कोई बता सकता है? सबरोगेट क्या होता है पता है? हम तुम लोग को एक बात बताएं अभी, कि जब कैनरा बैंक को पप्पू पैसा दे देगा
तो क्या क्रेडिटर कैनरा बैंक रहेगा कि पप्पू बन जाएगा? मतलब एक बार श्योरिटी क्रेडिटर को पे करके मुक्त हो, श्योरिटी के पास हक आ जाता है क्रेडिटर वाला। क्या कुछ गलत बोले क्या हम? यही होता है सब्रोगेशन। तुम लोग को पता है इंग्लिश में एक कहावत है, पुटिंग इन द शूज ऑफ सम पर्सन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार क्या करती है मम्मी, तो दिन भर घर पे रहती है, तो मम्मी बोलती है एक बार मेरा जिंदगी जी के देखो। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वंस ट्राई टू स्टेप इन माई शूज, एक बार जो जूता हम पहनते हैं वो जूता पहन के देखो। बट इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है, इसका मीनिंग है कि मेरा जिंदगी जी के देखो। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जो श्योरिटी था उसको किसका जिंदगी मिल गया, किसके शूज में वो स्टेप इन कर गया? क्रेडिटर के शूज में। अब उसके पास वो हर हक है जो एक क्रेडिटर के पास था। कब? जब सब्रोगेशन हो जाए, यानी कि श्योरिटी अपना जिम्मेदारी पूरा किया, जो वादा किया था गारंटी का वो निभाया, तो अब जो हक क्रेडिटर के पास था वो हक किसको मिल जाता है? श्योरिटी को। याद रहेगा ये बात? ये वही चीज है, हर केस में वो चीज हो रहा है, गारंटी। वो जो इम्प्लाइड है, अब ये लोग को अलग से लिखावट में यह बात नहीं करना था। ये लॉ बोलता है, एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड, कि तुम्हारे लिए कोई गारंटी दिया, तुम गलती किया, गारंटर तुम्हारा भुगतान भरा है, तो अपना जेब से नहीं भरेगा, तुम उसको वापस करो, तुम उससे समझो क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, ये देखो, इट मीन्स दैट ऑन पेमेंट ऑफ द गारंटी डेट, जिस डेट का वादा किया गया था, या फिर जरूरी नहीं है ना डेट गारंटी का हो, किसी चीज का परफॉर्मेंस का भी हो सकता है, और परफॉर्मेंस ऑफ द गारंटी ड्यूटी, द श्योरिटी स्टेप्स इन द शू ऑफ द क्रेडिटर। और इसका दो मेन कीवर्ड है, श्योरिटी या तो पेमेंट कर ले या फिर जो वादा किया था उसको निभा दे। एक बार जो काम वो करे, क्रेडिटर के पास जो हक था वो किसके पास आ जाता है? श्योरिटी के पास। ये बात याद रहेगा, सब्रोगेशन, ये बात पक्का याद नहीं रहेगा, हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिखे हैं। ये वर्ड नया है और तुम लोग गारंटी भूलने वाला है एग्जाम से पहले 3-4 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भैया आपका कहने का मतलब है कि अगर एक श्योरिटी डेटर से चाहे तो पैसा ले सकता है, हाँ, प्रोवाइडेड वो अपना जिम्मेदारी पूरा कर लिया था। मानो यहाँ पर पप्पू पैसा दिया ही नहीं, पप्पू जाजू को बोल रहा कि पहले तुम दो फिर हम देंगे, वो सही बात है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइड प्रॉमिस टू आइडेंटिफाई श्योरिटी। देखो ना, बी जो है वो सी को पैसा देने वाला था, और इस चक्कर में कौन श्योरिटी बना? ए। अब जब पैसा नहीं मिलेगा सी को, तो सी किस पे केस करेगा? सी ए पे केस कर दिया। भैया आप ही ना बोले केस किसी पे भी कभी भी कर सकता है, तो सी ए पे केस कर दिया। ए डिफेंड्स द सूट ऑन रीजनेबल ग्राउंड बट इज कंपेल्ड टू पे द अमाउंट। ए चाहे कुछ भी कर ले, पैसा तो उसको देना पड़ेगा। तो कोर्ट क्या बोलेगा पता है? अरे ए, तुम गारंटी दिया था ना सी को, पैसा दो। ए रोते रोते पैसा देगा, फिर ये हंसने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब वो पैसा किससे ले सकता है? बी से ले सकता है। तो ये तो इम्प्लाइड है, ये तो समझ में आता है, ये बात हम लोग को पता है। तो सब्रोगेशन और ये सिमिलर ही है। ठीक है, याद रहेगा ये बात। अब भैया एक श्योरिटी को क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या हक मिलता है? क्रेडिटर यानी कि जो उधार देता है। श्योरिटी राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। देखो, अगर क्रेडिटर तुम्हारा माल खो दिया, किसका माल? डेटर का माल, या फिर डेटर श्योरिटी से पूछे बिना सिक्योरिटी कहीं और भेज दिया, क्या श्योरिटी जिम्मेदारी लेगा? आज मानो ऐसे समझो, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल करते हैं। ठीक है, सी जो है वो अपना भाड़ेदार बी को 2 लाख रुपया दिया, किसके गारंटी पे? ए के गारंटी पे। लैंडलॉर्ड कौन है? सी। किसको पैसा मिल रहा है? बी को। गारंटी कौन दिया? ए। अब बदले में जो बी है वो सिक्योरिटी भी दिया है। सी हैज ऑल्सो फर्दर सिक्योरिटी ऑफ 2 लाख रुपीज बाय मॉर्गेज ऑफ बीस फर्नीचर। हाँ, अपना फर्नीचर गिरवी भी रख दिया, कितना रुपया का? 2 लाख रुपया का। अब सी क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। क्यों? बी इंसॉल्वेंट हो गया था। अब सी ए पर केस कर रहा है कि बी इंसॉल्वेंट हो गया है, हमको पैसा दो। एक बात बता, सी जो है वो मॉर्गेज कैंसिल कर दिया, ठीक है, क्या अब ए जिम्मेदार होगा? मतलब जो गिरवी रखा था वो कैंसिल कर दिया बिना ए को बताए, क्या ए जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा। ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। जितना का फर्नीचर आप कैंसिल करवाए थे ना, उतना हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप करिए, हमसे पूछ के करेंगे ना। आप हमसे बिना पूछे कैसे कर सकते हैं आप ये सब काम? समझ आ रहा है बात? तो यहां पर हम लोग क्या सीखे?
मानो सी तुम किसी को अपना पैसा उधार दिया, तो बदले में वो गिरवी भी रखा और वो किसी हमसे मानो तुमको गारंटी भी दिलवाया। अब तुम बिना हमको बताए, वो गिरवी वाला बोलता है छोड़ना बाबू मत दे गिरवी हमको, ये बात तुम श्योरिटी को नहीं बताएगा। और तुम अगर श्योरिटी को नहीं बताया है तो फिर तुम समझो क्या तुम श्योरिटी से पैसा मांग पाएगा? फिर नहीं मांग पाएगा। यहाँ पे वही बोल रहा है, श्योरिटी राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। तुम एक बात समझ, अगर हमको पता है तुम लोग गए एसबीआई बैंक पास, एसबीआई बैंक मेरे को पैसा दो, एसबीआई बैंक बोला हाँ ठीक है हम आपको पैसा दे देंगे, आप गारंटी लेकर आइए, तो तुम लोग क्या किया, अपना मकान गिरवी रखा और हमको गारंटर बना दिया। मेरे पास क्या उम्मीद है कि हम तेरे लिए पैसा देंगे तो हमको मिलेगा वो मकान? अब मेरे को पता ही नहीं है वो मकान तुमको बैंक वापस कर देगा, हम पैसा देंगे क्या? सेम बात यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। राइट टू सेट ऑफ क्या बोलता है पता है? सेट ऑफ तो तुम लोग को पता होगा, तुम लोग सीए का बच्चा है, ठीक है। देखो एक्स जो है वो लोन लिया, कितना का? 50,000 का वाई से, एक्स वाई से पैसा ले रहा है, विच वॉज गारंटेड बाई जेड। देयर वॉज अनदर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट 1 था और कॉन्ट्रैक्ट 2 क्या है, अलग कलर से करते हैं। बिटवीन एक्स एंड वाई इन विच वाई हैड टू पे 10,000 टू एक्स, ठीक है। वाई एक्स को 10,000 रुपया पे करने वाला था। अच्छा समझ गए। यहां पर क्या हुआ ना, तुम समझो एक्स अभी कितना रुपया लिया? 50 के। पहले का कोई हिसाब था जिसमें एक्स को पैसा देना था, कितना? अब वाई पैसा नहीं दे पाया 50,000 रुपया, क्या जेड ये 10,000 का फायदा उठा के बोल सकता है 40,000 ही देना? हाँ, क्यों नहीं बोलेगा भाई? वाई जब पैसा दिया नहीं, वाई के पास सेट ऑफ था ना, वो सेट ऑफ एक्स को भी मिलेगा, जेड को भी मिलेगा ना। जेड को ये बात पता होगा, ऑब्वियस सा बात है, और नहीं भी पता होगा तो जेड जो है वो सेट ऑफ ले सकता है, क्योंकि जिम्मेदारी अल्टीमेटली किसका था? जेड का था क्या? अल्टीमेटली एक्स को कितना मिलना चाहिए था? 40, तो जेड का है 50 देगा भाई। यहाँ पे भी तो फिर हम बदमाशी कर सकते हैं कि तुमको पैसा देना है, रुक तुम एक काम कर, हम तुमसे लोन ले ले रहे हैं और फिर हम डिफॉल्ट कर देंगे, तुम पूरा पैसा उससे ले लेना। ये गेमबाजी तो हो सकता है ना। तुमको अगर फिर से समझाएं हम, वैसे ही समझाते हैं। मानो सान्या है और तनिष्का है। पहले मानो 2023 का बात है, सानिया 10,000 रुपया तनिष्का को दी थी। अब 2024 आया ब्लू वाला, जिसमें मेरा बात हुआ कि हम तनिष्का के नाम पे गारंटी दे रहे हैं, कितना के लिए? 50,000 के लिए। अब कल को तनिष्का पे नहीं कर पाएगी तो हम सानिया को कितना पे करेंगे? 40, क्योंकि भैया 10 तो तनिष्का भी पाती थी ना। समझ रहा बात को? मतलब भैया आप बोल रहे हैं कि आप सेट ऑफ मांग लेंगे कि 10 तो तुम पाती ही थी, 40 और चाहिए ना, हम दिलवा दे रहे हैं। हाँ, और फिर हम क्या बोलते हैं, आप हमसे लीजिएगा कितना? 50 की 40, हम 40 लेंगे जितना हम दिए हैं। मतलब वो पुराना वाला जो 10 था वो तुम्हारा हिसाब हो गया, उसका टेंशन नहीं है, बचा 40 ना, उसका हिसाब करेंगे हम लोग। समझा ये वाला बात? तो यहाँ पे राइट टू श्योरिटी हैव द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ, ये बात खाली याद रखना है। क्या याद रखना है? श्योरिटी के पास क्या चीज का बेनिफिट है? ठीक है। देखो ये सब हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत टाइम देना पड़ रहा है। एग्जाम से पहले अगर तुम लोग ऐसे धीरे धीरे पढ़ेगा तो नहीं होगा। ये पूरा का पूरा यूनिट लगभग 20 पेज का है, तुम लोग को 1 घंटा के अंदर सल्टाने का एम रखना है एग्जाम से पहले। उससे पहले जब पढ़ेगा तो पहला रिवीजन में 2 से 3, अभी जब घर जाके पढ़ेगा कम से कम तुम लोग को 2 से 3 घंटा देना होगा सब चीज़ को पढ़ के समझने में और याद करने में। हाँ, ये यूनिट 7 पहला रिवीजन 3 घंटा, दूसरा रिवीजन 2 घंटा। इंश्योर करना है कि एग्जाम से पहले ऐसा माहौल आए कि 20, 25, 30 मिनट में हम सारा कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर पाए। और ट्रिक क्या है? पहले बुक से पढ़ना है, पहले अगर लाइन को समझो, समझ आया वेरी गुड, नहीं तो एग्जाम्पल समझो क्या बोल रहे हैं और फिर उसको इससे कनेक्ट करो। चाहे हम तुमको 100 बार पढ़ा दें, ये यूनिट हम दोनों डाल देंगे यूट्यूब पे, लेकिन हम चाहे तुमको 100 बार पढ़ा दें, ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक तुम लोग इसके साथ बैठ के समय नहीं बिताएगा इसका भाषा के साथ। और जब पूरा बुक हो जाए, याद करने के लिए क्या उठाना है? चार्ट से सारा चीज रट लेना है और ये सारा बात को ध्यान रखना है। क्या एक भी हम कीवर्ड तुम लोग को बता रहे? इसमें नहीं बता रहे, नहीं है कीवर्ड उतना, जो हाईलाइट किया बस वही कीवर्ड है। क्लियर है? और बाकी चार्ट पूरा का पूरा कीवर्ड ही होता है। नहीं, हाईलाइट है, देखो ये रहा कीवर्ड, राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है, ठीक है। राइट टू शेयर रिडक्शन, ये भी कुछ सिमिलर है। देखो एक्स लोन लिया वाई से, एक्स लोन लिया वाई से, कौन है वाई? कोई होगा, 50,000 रुपया का लोन दिया एक्स को।
अब y बोला हमको गारंटी दो, तो कौन आया सीन में? z बोला सुन भाई हम गारंटी दे रहे हैं। x इंसॉल्वेंट हो गया और इसका प्रॉपर्टी से 25% रियलाइज हुआ। 50,000 का 25% कितना होता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12,500। यानी कि x का एसेट को बेच के इतना रुपया मिला ना, तो z और कितना देगा? 50,000 माइनस 12,500, 37,500। तुम्हारा कॉमन सेंस तो ये बात बोल रहा ना। आज अगर तुम लोग कहीं से लोन लेता है, तुम लोग का दिवाला निकलता है, तेरा एसेट बिकेगा, वो बिक के जितना पे हुआ बचा हुआ ना हम देंगे, नहीं तो बैंक को फायदा होगा। तेरे से 12.5 लिया और हमसे 50 लेगा, वो तो कमा लिया इस मामले में। तो बोला ऐसे नहीं होता, जितना तुम श्योरिटी से, जितना तुम डेटर से ले पाया लो उसका एसेट को बेच के, बाकी तुमको श्योरिटी देगा। ये शेयर रिडक्शन का हक हम लोग को मिला है एज अ श्योरिटी। क्लियर है ये बात? राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। को श्योरिटी कौन होता है पता है? अभी बताए थे ना हम और रश्मि मैम, व्हेन द सेम डेट और ड्यूटी इज गारंटेड बाय 2 और मोर पर्सन, सच पर्सन आर कॉल्ड को सिक्योरिटी, को श्योरिटी। अब जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मानो हम और रश्मि मैम मिलकर ₹1,00,000 तुम लोग को ₹1,00,000 का गारंटी दिए, तो जो क्रेडिटर है वो हम लोग पे केस किया। पहली नजर में प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? पहली नजर में कितना कितना का जिम्मेदारी होना चाहिए? इक्वल। अगर कुछ और कॉन्ट्रैक्ट था तो वो, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर कुछ और है तो वो देखो, नहीं तो क्या होगा? अनलेस अदरवाइज एग्रीड, यानी कि अगर कुछ और है तो वो देखो। देखो 2-3 लैंग्वेज आएगा, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट इन टू द कॉन्ट्ररी। इसका सिंपल सा मतलब है अगर कोई और एग्रीमेंट है तो उसको देखो, नहीं तो यहां पर आना। नहीं तो क्या बोला? इक्वली। अगर कॉन्ट्रैक्ट था कि 50 मैम देगी, 20 हम देंगे, 30 कोई और देगा, तो वो रेशियो फॉलो करो। समझ आ रहा है बात? देखो ए बी सी आर श्योरिटीज टू डी, मतलब डी है जिसको 3 जन गारंटी दे दिया, कितना का? 1,00,000 का। ये डी और ई के बीच में हिसाब किताब हुआ था। और ए बी सी के बीच में क्या बात हुआ कि 1/4 ए देगा, 1/4 बी देगा और 1/2 सी देगा। यानी कि समझ रहा है क्या होगा? 50 कौन देगा? सी, बाकी 25 कौन देगा? ए और बी। तो ये लोग क्या इक्वली देगा? फिर बाद में गड़बड़ होगा तो क्यों? बिकॉज इट इज अदरवाइज एग्रीड। यहां क्या बोला? अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर कुछ और नहीं बोला तो यहां पे अनलेस वर्ड लगेगा। अगर ये हो जाएगा तो देयर इज अदरवाइज एग्रीड, देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। समझ रहे इंग्लिश में गेम? लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स। यही बात तो अभी हम लोग देखें। अगर डिफरेंट सम है, देखो पहले एग्जांपल समझो, ए बी सी है और ये लोग डी का श्योरिटी है। भैया सेम तो ऊपर आप पढ़ाएं, अभी रुको जरा। ए इन द पेनल्टी ऑफ 1,00,000 रुपीज, बी का क्या था? 2,00,000 रुपीज, सी इज दैट ऑफ 4,00,000 रुपीज। कंडीशन फॉर ड्यूली डी इज अकाउंटिंग, ठीक है। डी मेक्स डिफॉल्ट ऑफ एन एक्सटेंट ऑफ 3,00,000 रुपए। क्या बात हुआ समझो। ए बोला कि भैया ₹1,00,000 तक हम देंगे, बी बोला कि भैया 2,00,000 रुपया तक हम देंगे, और सी बोला 4,00,000 रुपया तक हम देंगे। 3,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है, कौन कितना देगा? नहीं। क्या तीनों का लिमिट में आ रहा है? तीनों को अगर इक्वली बांटेंगे तो कितना देना है? 1-1 लाख। तो तीनों जो वादा किया था, कोई भी ऐसा था जो ₹1,00,000 से कम का वादा किया है? नहीं। ₹1,00,000 तक का वादा सब झेल रहा था, सब झेलो। ये बोला हम लोग लॉस को इस रेशियो में बांट रहे हैं, तो फिर काहे तुम लोग लॉस को इस रेशियो में बांट रहा है? जब पार्टनरशिप का क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो क्या करते हैं? लॉस प्रॉफिट इक्वल। जब बोलता है कैपिटल रेशियो में बांटो, तब ना कैपिटल रेशियो में बांटते हैं। तो यहां बोला क्या? यहां तो तुमको ये बोला इतना तक का नुकसान होगा तो हम देखेंगे, इतना लाख का होगा तो ये देखेगा, 2,00,000 का बी देखेगा और 4,00,000 का सी देखेगा। अगर ये बाई 3 की है और 1,00,000 पर हेड आया तो ये तीनों सबको इक्वली बांटेगा ना। अब ये कंफ्यूजिंग नहीं है, ये क्वेश्चन को पकड़ना सीखो। तीनों पार्टी अलग अलग अमाउंट का वादा किया है और क्या बोला? इतना तक झेलेंगे, ठीक है। डिफरेंट पेनल्टी पेनल्टी पेनल्टी, इतना तक झेलेंगे, ठीक है, और इतना का नुकसान हुआ। अगर तीनों के लिमिट में है तो गुड, लिमिट में नहीं है तो मानो ऐसा होता कि ए का में आ रहा है 1,10,000, तो ए ₹1,00,000 देता और बी और सी 10,000 रुपये का इक्वल करता, 5,000 रुपये देता। समझ में आ रहा है? हम जितना का वादा किए हम उतना देंगे। हाँ, ये मत सोचना कि 3,00,000 रुपया था तो यहाँ पर एक लौता सी है वो जो 4,00,000 में से 3,00,000 रुपया दे सकता है। ये नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बोल रहा है कि हम इतना तक का झेलने को तैयार हैं।
3 लाख रुपया झेलना तीनों को है। अब कैसे झेलना है, अगर मेरे लिमिट में आ रहा है तो ले लो भाई, मेरे लिमिट में जितना आता है लो, बाकी से समझो इक्वली। अमाउंट अगर ए का 3 लाख होता और फिर बी का 2 लाख और फिर सी का 1 लाख होता तो सेम 1-1 लाख रुपया तीनों देता, उससे कोई चेंज नहीं होता। देखो और एग्जांपल है, टेंशन मत लो। ए बी सी किसका श्योरिटी है, डी का। और यहाँ पे क्या है, ए इन द पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज, बी इन दैट ऑफ 2 लाख रुपीज एंड सी इन दैट ऑफ 4 लाख रुपीज। कंडीशन फॉर डी इज ड्यूली अकाउंटिंग टू ई, डी मेक्स डिफॉल्ट टू एन एक्सटेंट ऑफ 4 लाख रुपया। अब क्या करें, 4 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 3 करो, कितना आ रहा है, 4 लाख बाई 3 कितना आएगा, 1 लाख समथिंग। ठीक है, ए का लिमिट पार हो गया ना, मतलब आंसर बदलेगा, मतलब आंसर ये नहीं रहेगा, क्योंकि ए का लिमिट पार हो गया। ए कितना दे रहा है, 1 लाख। कितना बचा, 4 में से 1 हटाओ, 3 लाख, ये लोग 1.5 देगा। हम क्या किए समझो, यहां मैथ से है, ठीक है। यहां हम पहले 4 लाख बाई 3 किए, हम देखे 1,20,000 के आसपास कुछ आ रहा है, और ए तो लाख ही रुपया दे सकता है, मतलब क्या बी और सी सिर्फ 1,20,000 देगा, नहीं। तो पहले हम क्या किए, 4 लाख में से 1 लाख दिलवा दिए। अब कितना बचा, 3 लाख, और ये कितना में बांटना है, 2 जन में, तो 1.5। एग्जैक्टली, वो भी तो गारंटी है, वो भी तो गारंटी है। वो गारंटी कहाँ, तुमको क्या लगता है अकाउंट्स कहाँ से आया है, लॉ से आया है, ठीक है। अकाउंट्स, हम हर चीज के पीछे एक लॉ है और साइंस है। तुम लोग जो बुक पढ़ता है वो बुक में क्या रहेगा नहीं रहेगा, सिलेबस का क्या हिस्सा है नहीं है, ये भी लॉ बताता है। लॉ इतना हम लोग को, इतना हर चीज के पीछे लॉ बनने का जरूरत है। तुम लोग को तो पता ही है हर गाड़ी का क्या होना चाहिए, पोल्यूशन होना चाहिए। पोल्यूशन का कागज नहीं होता तो फाइन लगता है ना, लॉ है। तो ये अकाउंट्स जो हम लोग बना रहे हैं, इक्वली बटेगा कि नहीं बटेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट खोलना, वहां दिखेगा। गारंटी के सीन में यहाँ पे भी है और पार्टनरशिप में भी है, गारंटी को लेकर। तो लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं उस अकाउंट्स के पीछे का, समझ आ रहा है बात। और क्यों, क्योंकि फिर इसके साथ तो गलत हो जाएगा। ये के साथ हम लाख रुपए का गारंटी दी, हमसे 1,20,000 कैसे दिलवा सकता है तुम, समझ रहे हैं। और अगर हम खाली बी को भरने बोलेंगे तो वो भी गलत है। तो अगर बी और सी के लिमिट के अंदर आ रहा है तो वेरी गुड। अब हम लोग इससे थोड़ा सा और टफ में आते हैं। टफ मतलब टफ इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, ठीक है। देखो सेम कहानी है, ए है, बी है और सी है, डी को श्योरिटी बना। ए बोला हम लाख रुपया तक देंगे, बी बोला हम 2 लाख रुपया तक देंगे, सी और 4 लाख रुपया तक देंगे, और नुकसान हो गया 7 लाख रुपया का। ए कितना बोला था, 1 लाख, बी कितना बोला था, 2 लाख, और सी कितना बोला था, 4 लाख। टोटल कितना था, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो क्या लगता है क्या करना चाहिए, 1 लाख देंगे, चलो दे दिए 1 लाख, कितना बचा, 6 लाख बचा, तो फिर 6 में से 2 देंगे, फिर कितना बचा, 4, फिर 4 देंगे, खत्म। कुछ टफ था क्या। और मानो यहीं पे 5 लाख हो जाता तो 5 नहीं 7 था ना, 10 लाख हो जाता तो 3 लाख रुपए का नुकसान का गारंटी दिए हम लोग, नहीं ना, तो काहे भुगते। 3 परमुटेशन समझे। परमुटेशन नंबर 1 कि भाई देखिए हम लोग का नुकसान हुआ है एकदम कम का, तो भैया इक्वल तो करना होगा। अगर आपके लिमिट के अंदर में आ रहा है तो दे दीजिए, नहीं आ रहा है तो जितना आपका लिमिट है उतना दीजिए, बाकी लोग आपस में बांटेंगे। और दूसरा क्या सीखे, ये दूसरा वाला, बाकी लोग आपस में बांटेंगे। और तीसरा क्या सीखे, अगर पूरा गारंटी था और उतना ही का नुकसान हुआ तो जितना जितना वादा किया था दे दो, उससे ज्यादा का नुकसान हुआ फिर भी जितना जितना वादा किया था उतना ही देना, क्योंकि तुम लोग उतना ही देने का वादा किया है। बाकी उन लोग समझे, हम लोग क्यों देखे जब गारंटी नहीं दी है तो। और इसी के साथ हम लोग का यूनिट नंबर 7 जो कि एकदम नया यूनिट है वो कंप्लीट होता है। देखो ना इतना सुंदर से तो इन लोग भी चार्ट बनाया ही है ना। यही वाला चार्ट से करना बाबू, और कहीं से मत करना, ठीक है। ये वाला अच्छा चार्ट है, इसी से पूरा रटने वाला चीज है, क्लियर है। यहां से तुम लोग चीजों को रटना और फिर अंदर जाके समझना। अब तुम लोग समझो, बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग जो आज पढ़ा वो सब जीरो हो जाएगा अगर आज घर जाके समय नहीं देगा तो, ठीक है। क्या करना, अब कल तुम लोग का पूरा इकोनॉमिक्स है, कोई होमवर्क है इकोनॉमिक्स में, नहीं है, नोट्स बनाना है ना। और इकोनॉमिक्स में अगर बाद में भी हुआ तो हम देख लेंगे, बट आज तुम लोग यूनिट 7 कंप्लीट करना। जो आज अभी तक नोट्स नहीं बनाया वो आज भी नहीं बनाएगा, यूनिट 7 आज कंप्लीट कर लेना भाई। और यूनिट 7 में जिस दिक्कत होगा,
अगर तुम लोग देखो, जो बच्चा मेरे को डाउट नहीं भेजता वो नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ेगा उसको दिक्कत होगा, ऑब्वियस सा बात है, वो पढ़ रहा है। तो तुम लोग पढ़ेगा, दिक्कत होगा, फोटो खींच के हमको भेजना, हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।